नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका TCH पर। YouTube, ट्विटर, सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और क्या क्या, इन सारी चीज़ों ने भारत में एक जगह बना ली है। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में एक जगह बना ली है। अब कम से कम भारत में तो ये होता है कि जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम टीवी चैनल्स कहते हैं, या बड़े बड़े अखबार भी, इन सब के साथ तो यह है कि इनके मालिकान जो हैं वो कौन हैं। ज़्यादातर के मालिकान या तो अदानी हैं या अंबानी हैं। आप किसी भी टीवी चैनल का देख लीजिए, उनकी इक्विटीज़ आप देख लीजिए, उसमें या तो आपको अदानी की इक्विटीज़ दिखाई देंगी या फिर अंबानी की दिखाई देंगी। यानी कि हमारे यहाँ जो टीवी चैनल्स हैं वो तो सारे रईसों की जेब में जा चुके हैं। एक NDTV कुछ समय पहले तक बचा था, जो थोड़ा बहुत सरकार की आलोचना करता था। आप जानते हैं कुछ साल पहले उसको भी खरीद लिया गया। और सिर्फ यही नहीं किया गया, जो भी पत्रकार ऐसा था जो थोड़ा भी सरकारी नीतियों के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत करता था या उसकी आलोचना करता था, आप नाम गिनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप नाम जानते हैं सारे, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे अजित अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, ये कितने ही लोग हैं जिनको हम टीवी चैनल पर देखा करते थे, लेकिन इनको टीवी चैनलों से बाहर कर दिया गया। बेहद सीनियर और बेहद मजबूत पत्रकार होने के बावजूद रवीश कुमार से लेके और तमाम लोगों को टीवी चैनलों से इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि सरकार की लाइन वो आंख मूंद के नहीं ले सकते थे। वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि बिहार में एक पुल बनने से पहले टूट जाए और उस पर कुछ ना बोलें, एक रेलवे एक्सीडेंट हो जाए और उसके बाद यह गिनाएं कि भाई पिछली सरकारों में तो ज्यादा एक्सीडेंट हुआ करते थे। वो सरकार से सवाल पूछते थे। तो जो सरकार से सवाल पूछता था उसको मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर कर दिया गया। अब जगह कौन सी बची? जगह बची यूट्यूब बचा, सोशल मीडिया बची। तो ये सारे लोग यूट्यूब पर गए, यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया और यूट्यूब पर चैनल बनाकर अपनी बात करनी शुरू कर दी। इन सारे लोगों के बारे में आप जानते हैं कि ना कभी इन्होंने हिंसा फैलाया, ना कोई घटिया बातें की, ना इनके चैनलों पर गाली गलौज होती है। ये अपना पक्ष अपने चैनलों पर रखते हैं और उसमें हमारे जैसे लोग भी शामिल हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जानते हैं ये चैनल मैंने जब बनाया था तो इतिहास के बारे में जो दुनिया भर का नॉनसेंस फैलाया जा रहा था उसका मुकाबला करने के लिए मैंने बनाया था। तो हमारे जैसे तमाम लोग यूट्यूब चैनल्स पे आए। और इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर क्या है? ट्विटर और फेसबुक पर खास लोगों के साथ साथ आम लोग भी हैं, बेहद आम लोग हैं जो अपने क्षेत्र की समस्याएं, नेताओं से शिकायतें और अपने पॉलिटिकल व्यूज वहां पर रखते रहते हैं। आप जानते हैं, आपने देखा है कि एक तरफ IT सेल के लोग हैं जो सिर्फ गाली गलौज करते हैं, महिलाओं के लिए घटिया बातें करते हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या है जो संविधान की बात करती है, जो सरकार की जिम्मेदारी की बात करती है, जो नागरिक की तरह, नागरिक पत्रकार जिसको हम कहते हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट, उसकी तरह बिहेव करती है। अब 2019 का जो चुनाव था उसको कहा गया था ये पहला व्हाट्सएप इलेक्शन है, यानी उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ सोशल मीडिया पर अपने प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए नजर आई थी। 2014 में भी था, लेकिन 2019 में ज्यादा था। तमाम सारे यूट्यूब चैनल्स भी थे जो सरकार को फेवर करते थे। ट्विटर पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, सैकड़ों पेज थे, हजारों लाखों अकाउंट्स थे जो दिन रात सरकार की तारीफ करते थे और जो भी सरकार की जरा सी आलोचना करे उसको घेर लेते थे, गालियां देते थे, ट्रॉल करते थे। और इन सब ने पूरे देश में एक परसेप्शन बनाया जो आप जानते हैं 2019 के रिजल्ट के रूप में आया। यही वजह थी कि 2014 से लेकर 2019 तक सोशल मीडिया या यूट्यूब को कंट्रोल करने की बात नहीं कही गई। तब किसी ने नहीं कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत गंदगी हो रही है, गालियां दी जा रही हैं, सोशल मीडिया को जरा कंट्रोल कर लेते हैं। तब किसी ने नहीं कहा कि यूट्यूब पर जिसको जो मन में आए बोल रहा है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि 2019 में आपको फायदा मिल रहा था। लेकिन 2019 के बाद चीजें थोड़ी बदलनी शुरू हुई और 2021 में एक IT रूल लेके आया गया जिसमें कुछ चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश थी। मैं आपको बता दूं कि बंबई और मद्रास दोनों हाई कोर्ट्स ने ये जो IT बिल 2021 का था, IT कानून जो 2021 का था, उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन 2021 जैसे जैसे बीतता है, तमाम सारे बड़े पत्रकार YouTube चैनल्स पर आते हैं, सोशल मीडिया पर विपक्ष भी मजबूत होता है, जनता सवाल उठाना शुरू करती है और इन सब के मद्देनजर ये शुरू होता है कि कैसे भी इनके ऊपर
कुछ प्रतिबंध लगाओ, रोकथाम करो। अब अदानी जी जो खरीद सकते हैं वो तो उन्होंने खरीद लिया, एनडीटीवी उन्होंने खरीद लिया, और भी चैनल्स खरीद लिए, कुछ अंबानी ने खरीद लिए, कुछ अडानी ने खरीद लिए। लेकिन ये जो जनता की आवाज जिन प्लेटफॉर्म्स पे आती है, जैसे ट्विटर, अब ट्विटर खरीदने की औकात तो अदानी जी की है नहीं। एलन मस्क से वो ट्विटर तो खरीद नहीं पाएंगे। अब इसके बाद बचता है यूट्यूब। यूट्यूब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वो भी अडानी साहब खरीद नहीं पाएंगे। तो जो अडानी साहब नहीं खरीद पाएंगे उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये चिंता शुरू हो गई जब हालत ये हुई कि जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं उनकी व्यूअरशिप लगातार गिरती गई। जनता के सामने साफ हो गया कि ये तो सिर्फ सरकार और सरकार का बाजा बजाएंगे, सिर्फ अपने यहां 4 लोगों को बुलाकर तमाशा करेंगे, इनके पास जनता को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। तो जनता ने चैनल्स देखने बंद कर दिए। आप लोग जो मेरा चैनल देख रहे हैं उनमें से भी ज्यादातर लोग वही होंगे जिन्होंने समाचार देखना बंद कर दिया है गोदी मीडिया पर। अब गोदी मीडिया पर समाचार देखना बंद हो गया, बचा यूट्यूब। तो यूट्यूब पे गोदी मीडिया के चैनलों को जितना देखा जाता है उससे कहीं बहुत ज्यादा देखा जाता है इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो जिनके 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे वो अभिसार हो, चाहे इस तरह के तमाम सारे लोग हों। अब तो बिल्कुल टीवी चैनल जैसे यूट्यूब चैनल भी आ गए हैं, डीबी लाइव है, सत्या हिंदी है, जहां दिन भर समाचार आते रहते हैं, परिचर्चाएं होती रहती हैं। तो इसको कंट्रोल करने की इच्छा सरकार के अंदर होगी ही, और वो इच्छा समय समय पर प्रकट होती रही है। इसी के चलते 2023 के अंत में एक ब्रॉडकास्ट बिल लाया गया, नवंबर में एक ब्रॉडकास्ट बिल लाया गया। अब इस ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में अगर आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, रिपोर्ट सारी अवेलेबल है, आपको खुद ढूंढ के पढ़नी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। पहली बात तो ये कि जो भी इस तरह का बिल होता है उसके लिए नियम था कि वो 9 पेज का होना चाहिए, लेकिन ये 9 पेज से काफी ज्यादा एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 48 धाराएं हैं और 3 अनुसूचियां हैं। दरअसल ये क्या कहता है, ये आड़ लेता है इस बात की कि फेक न्यूज बहुत हो गया है। अब फेक न्यूज की बात की जाती है, लेकिन फेक न्यूज जो बस्ट करता है जुबैर, उसके ऊपर लगातार हमले होते हैं। फेक न्यूज सबसे ज्यादा अगर फैलाया जाता है तो राइट विंग के आईटी सेल द्वारा फैलाया जाता है, चाहे वो इतिहास का फेक न्यूज हो और चाहे वो वर्तमान का फेक न्यूज हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल राहुल गांधी का वो छोटा सा वीडियो है आलू से सोना वाला, जो एक पूरे वीडियो में से निकाला गया जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी जी कहते हैं कि आलू से सोना बन जाएगा, मोदी जी कहते हैं काट दिया गया, आलू से सोना को वायरल करा दिया गया। इस तरह के फेक न्यूज चाहे ये चुनाव हो चाहे उसके पहले हो, हमने लगातार देखे हैं। अभी तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसकी स्पीड बहुत स्लो कर दी गई और उसको वायरल करा दिया गया, कहा गया कि वो नशे में है, जबकि असली वीडियो जो था उसमें नॉर्मल वो बात करते हुए दिख रहे थे। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फेक न्यूज कौन फैलाता है और उसके खिलाफ कभी कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन फेक न्यूज को रोकने के बहाने जो ये बिल लाया जा रहा है, इसमें कोशिश ये है कि जो भी आजाद आवाजें हैं उनको बंद कर दिया जाए। अब इसमें जो कहा गया है उसको आप सुनिए। इसके जो ये विधेयक था उसके खंड 20 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यवस्थित व्यवसाय, पेशेवर या वाणिज्यिक गतिविधि के हिस्से के रूप में ऑनलाइन समाचार पत्र, समाचार पोर्टल, वेबसाइट, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, मध्यस्थ या अन्य समान माध्यम में समाचार या समसामयिक मामलों के कार्यक्रम प्रसारित करता है, धारा 19 में संदर्भित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन करेगा। अब ये जो कार्यक्रम संहिता बनाई गई है वो क्या है? कार्यक्रम संहिता कुछ इस तरह से बनाई गई है कि सारे के सारे जो OTT प्लेटफॉर्म हैं, और YouTube को भी एक OTT प्लेटफॉर्म माना गया है, यहां तक कि इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि ट्विटर और फेसबुक पे अगर आप कुछ लिखते हैं या छोटा मोटा वीडियो अपना बनाकर डालते हैं तो उसको भी OTT प्लेटफॉर्म माना जाएगा। अब जब इसको OTT प्लेटफॉर्म माना जाएगा तो जैसे फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड होता है वैसे सेंसर बनाया जाएगा। यहां पर सेंसर के नियम बनाए जाएंगे, अधिकारी रखे जाएंगे जो ये चेक करेगा कि ये सही है या गलत है।
तो अब आप सोच के देखिए अधिकारी किसको बनाया जाएगा। चुनाव आयोग जो है वो कैसे बना आपने देख लिया, 2 मिनिस्टर रख लिए चुनाव आयोग चुनने की कमेटी में और एक विपक्ष के नेता को रख लिया। वहां तो विपक्ष के नेता को रखना जरूरी था, फिर भी 2 अपने रख लिए तो बात उनकी ही चलेगी। यहां तो किसी को रखना जरूरी नहीं है, यानी अपने लोगों को वहां पर बिठा दिया जाएगा सेंसर करने के लिए, और वो लोग किसको सेंसर करेंगे किसको खुला छोड़ेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। ट्विटर आप छोड़ दीजिए, अगर आपका व्हाट्सएप चैनल है और उस व्हाट्सएप चैनल पर आप कोई न्यूज डालते हैं या कोई खबर डालते हैं, अगर आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप कोई खबर डालते हैं, फेसबुक का कोई ग्रुप बनाया है आपने वहां कोई खबर डालते हैं, तो उसको भी गवर्नमेंट सेंसर कर सकती है, करना चाहे तो। यानी आर्टिकल 23 में जो हमारे यहां दिया गया है अभिव्यक्ति का अधिकार जिसमें शामिल है, उस अभिव्यक्ति के अधिकार को पूरी तरह से खारिज कर देना, पूरी तरह से आपके बोलने पर प्रतिबंध लगा देना। जाहिर है कि इसका प्रयोग ऐसे किया जाएगा कि सरकार के खिलाफ कोई बोल ना पाए। कोई अगर एक शब्द भी सरकार की किसी नीति की आलोचना करने के लिए बोलता है तो सेंसर बोर्ड में बैठे लोग उसको बड़े आराम से रोक सकते हैं। यानी 2024 के चुनाव से पहले ही सरकार ये तैयारी कर चुकी थी कि जो समाचार का क्षेत्र है, जो ब्रॉडकास्टिंग का क्षेत्र है, उसको पूरा कंट्रोल कर लिया जाए। गोदी मीडिया चैनल जो चाहे वो फैलाते रहें, चलाते रहें, और उसके बरक्स जो खड़ी हुई है यूट्यूब की एक पूरी टीम खड़ी हुई है जिसमें ध्रुव राठी के वीडियो घर घर पहुंचते हैं, जिसमें रवीश के वीडियोस घर घर पहुंचते हैं, जिसमें अजित अंजुम घूम घूम के इलेक्शन कवर करते हैं और सच्चाई बताते हैं, या हमारे जैसे लोग लगातार सरकारी नीतियों पर, सरकार की जो नीतियां हैं या देशी विदेशी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर लगातार बात करते रहते हैं। ऐसे चैनलों को आराम से सेंसर बोर्ड के भीतर लाकर रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका डाली गई थी ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन अथॉरिटी बनाने की। 12 अगस्त 2023 को आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में भी यही था कि ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जाए जो इस तरह के सारे ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नागरिकों के अधिकारों का हनन है। अब जाहिर है चुनाव के पहले वो नहीं हो पाया, चुनाव के पहले वो बिल नहीं पास हो पाया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद बहुमत तो पूर्ण नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। वही अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो एक बार फिर से ये हलचलें शुरू हो गई हैं कि इस बिल को दोबारा लाया जाएगा। अब अगर इस बिल को दोबारा लाया जाता है और पास करा लिया जाता है तो हम आपसे जिस तरह से बात करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। या तो हमारे जैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, या संभव है हमारे चैनलों को बंद करा दिया जाए, या बंद ना भी कराया जाए तो हर वीडियो को प्रतिबंधित कर दिया जाए। अभी भी यही कंडीशन है कि अगर आप ईवीएम का नाम ले लें तो आपके वीडियोस की रीच खत्म कर दी जाती है, कई बार डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर अगर आप बात करेंगे तो आपके चैनल को रोक दिया जाएगा और तब तो लीगल अथॉरिटी हो जाएगी। तो आप सोचिए क्या होगा। जहां तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात है, नेटफ्लिक्स हो, प्राइम हो, आप जानते हैं कैसे उस पर फिल्में आती हैं और अगर सरकार को उस पर ऐतराज होता है तो कई बार फिल्में वापस हो जाती हैं। हालत यह है कि अगर ऐसी कोई फिल्म बनती है तो पहले तो नेटफ्लिक्स या प्राइम उसको अपने यहां लगाने को ही तैयार नहीं होते हैं, किसी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पर बड़ी मुश्किल से लग पाता है। ऐसे में क्या करते हैं लोग, यूट्यूब पे कम से कम डाल देते हैं कि हमारी बात देख सके कोई। लेकिन अब यूट्यूब को भी ओटीटी के रास्ते पर चलाने की कोशिश की जा रही है और यह कोशिश की जा रही है कि हमारी आवाजें बंद करा दी जाएं। अब देखिए हमारी आवाजें बंद होंगी तो भी हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हम रास्ता निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ बोलने का रास्ता निकाल लेंगे। जनता के बारे में सोचिए जिसके पास हमेशा एक तरह की खबरें पहुंचेंगी, और अगर हमेशा एक तरह की खबरें पहुंचेंगी तो दूसरा पक्ष जानने के लिए वो कहां जाएगी। और सिर्फ कहां जाने का मामला नहीं है, अगर आपके शहर में कुछ ऐसा होता है जो आपको परेशान करता है, उसको आप कहां लिखेंगे। अगर आप फेसबुक या ट्विटर पर लिखेंगे तो कल को उसको सेंसर किया जा सकता है। अगर आपके यहां किसी की लिंचिंग हो जाती है, उस पर आप कोई खबर देने की कोशिश करते हैं, आपको सेंसर किया जा सकता है। यह सेंसरशिप जो है वो तानाशाही की सबसे बड़ी निशानी होती है।
चाहे वो हिटलर का टाइम हो, चाहे मुसोलिनी का टाइम हो, चाहे जनरल जियाउल हक का टाइम हो, या किसी भी तानाशाह का टाइम हो, पहला जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो मीडिया पर लगाया जाता है। इंदिरा गांधी ने भी जब सेंसरशिप लागू की थी, जब इमरजेंसी लगाई थी, तो उस समय सबसे पहले जो समाचार पत्र थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। समाचार पत्रों ने अपने तरीके से विरोध किया था, लेकिन वो कोई कानून नहीं था। इसीलिए साल, 1.5 साल, 2 साल में जब इमरजेंसी हटती है तो अपने आप अखबार फिर से खड़े हो जाते हैं। यहां तो बाकायदा कानून बना दिया गया है, ब्रॉडकास्ट बिल लाने की तैयारी चल रही है, जो अगर आता है तो उस कानून के तहत हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग खुलकर अपनी बात कर ही नहीं पाएंगे। कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की, फेक न्यूज बंद करने की बात की जाती है, लेकिन अभी तक का अनुभव तो यही बताता है कि अगर आपके वाले दिन रात फेक न्यूज फैलाएं तो भी उन पर कोई रोक नहीं है, और अगर जो लोग आपके साथ नहीं हैं वो सच भी बोलें तो भी आपको दिक्कत है। आखिर क्या वजह थी कि इतने बड़े बड़े पत्रकारों को चैनलों से बाहर आना पड़ा? कोई इस्तीफा देकर आ गया, किसी को निकाल दिया गया। यही वजह थी ना कि चैनलों पर बैठकर वो अपना सच नहीं कह सकते थे, जो उनकी आंख से दिखाई दे रहा था वो नहीं कह सकते थे। उनको दिन रात सरकार की सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी करनी थी। अगर ये कर पाते तो चैनल में बने रहते, नहीं कर पाए तो चैनलों से बाहर हो गए। तो बिल जब आएगा तब आएगा, संसद में उस पर बहस होगी, बाकी लोग होंगे, कानून जब बनेगा तो बनेगा। लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो क्या आपके लिए, जनता के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ये शुभ होगा या अशुभ होगा? सोचिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। यहां तक कि अगर आप सरकार के समर्थक हैं तो भी सोचिएगा कि अगर आपके इलाके में कोई घटना हो जाए और उस पर आप एक छोटा सा वीडियो बनाकर या उसको शूट कर फेसबुक या ट्विटर पर डालें और उस समय उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, उसको सेंसर कर दिया जाए, तो क्या नागरिक के रूप में आपके अधिकार पर यह हमला नहीं होगा? अगर बोलने की आज़ादी छीन ली जाएगी, अगर लबों पर ताला लगा दिया जाएगा, अगर होंठ सिल दिए जाएंगे, तो सबसे पहले जिसकी डेथ होगी, सबसे पहले जो परेशान होगा वो लोकतंत्र होगा, और लोकतंत्र परेशान होगा तो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे हमारे और आप जैसे आम लोग। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।